ये सीट जीतनी है तो पहला टेस्ट वही है, कौन प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा, किसकी टांगे प्रशासन के सामने कांपेंगी। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। देख लीजिए, 56 इंच की छाती तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ संविधान चलेगा। ये सीट जीतनी है तो पहला टेस्ट वही है, कौन प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा, किसकी टांगे प्रशासन के सामने कांपेंगी। ये पहला टेस्ट होना चाहिए और उसके लिए हिस्ट्री उठा के देखी जानी चाहिए। बाकी सवाल जो आप पूछ रहे हो वो आपको समाजवादी पार्टी से पूछने चाहिए, मुझे उस बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो आपकी सिर्फ लड़ाई प्रशासन से है क्या? सिर्फ लड़ाई यहाँ के प्रशासन से है? मेरी लड़ाई आज से नहीं, और डॉक्टर रितु मेरे साथ खड़ी हैं, बदरिया साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, रनौत साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, देख लीजिए आप, ये सब गवाह हैं इस बात के। मेरी लड़ाई ही एक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम फॉलोअर्स हैं, अंबेडकराइट हैं। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हम लोगों को रात को नींद नहीं आती है उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सोच के। हमारी लड़ाई हर उस जगह है जहाँ पे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की सोचा नहीं जाएगा, यहाँ तो किया जा रहा है, सोचा नहीं सपना भी लिया जाएगा ना जहाँ पे, वहाँ हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। हम बाबा साहब के संविधान को लेके एक लोहे की दीवार बनाएंगे जो देश के मालिकों को, ये देश के नौकर, हमारी देश की जनता के नौकर टेढ़ी नज़र से ना देख सके, वो आयरन कर्टन और दीवार हम बनाना चाहते हैं। एक सवाल है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो कि दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उनका एक लेटर अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और वो लेटर उस वक्त भी मैंने देखा था। उसमें सीधे तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब उनको हटाया जा रहा था उस मस्जिद से, तो उस मस्जिद में उनको वापस कायम कराने वाले खुद ये महमूद पराचा हैं जो यहाँ सामने खड़े हैं। तो फिर अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पराचा निर्दलीय लड़ेंगे, दोनों आमने सामने होंगे, क्या टिप्पणी है इस पर? बहुत अच्छा सवाल है। शुक्रिया ये पूछने के लिए, मैं थोड़ा एम्बैरस भी हो रहा हूँ, मगर आप जर्नलिस्ट हो, नहीं, आपस में बातचीत कर सकते थे आप दोनों, क्या नहीं? ऐसा उनको करनी चाहिए थी ना बातचीत। उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मेरा तो देखिए, वो मेरे पास आए, कोई भी आता ना मेरे पास मजलूम आता है कि मुझे पुलिस तंग कर रही है, उन्हें पुलिस बहुत तंग करती है। एक और भी चीज़ है वहाँ पे, मतलब वो पुलिस उनको कई बार नमाज पढ़ाने भी नहीं देती है। और जो कोविड वायरस के टाइम पे ऐसा हुआ है, वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं, और ये उनको एक तरीके से वहाँ से निकाल ही फेंका गया था उस मस्जिद से। तो फिर वो जब मेरे पास आए, तो कोई भी आता है तो मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ ना, मना नहीं कर सकता, और मैंने उनकी पूरी ताकत से मदद की। और एक बहुत ही मजबूत आदमी के सामने, जिसके सामने कोई नहीं टिकता था, अब उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी मुनासिब नहीं है नाम लेना, वरना उनके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो पाता था, लोग उनसे डर डर के सीटें छोड़ के भाग जाते थे। तो अब अल्लाह ने मेरे ज़रिए उनको वहाँ पर इमाम कायम रखा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ। मैं ये समझता हूँ अल्लाह उन्हें चाहता होगा कि वो मस्जिद में इमाम रहें, जामा मस्जिद के, और उसकी वजह से उन्हें फिर टिकट मिले, ये अल्लाह का करना है। अल्लाह की जो मसलियत होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो ये तो सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, सिर्फ इमाम साहब को ही नहीं, हम सब कैंडिडेट्स को बात करनी चाहिए। ये चुनाव जीत हार बहुत छोटी बात है। इस वक्त जो देश पे संवैधानिक संकट आ रहा है ना, वो मस्जिद तो 123 मस्जिदों में है जिसको तोड़ने के नोटिस दे रखे हैं। अब आप सोच लीजिए, इस लड़ाई का आग का दरिया पार करके मैं अगर उस पार जाता हूं, तो उनकी खुद की मस्जिद बचाने के लिए मैं क्या ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी हम सब मिलके, मैं भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लेता हूँ, क्या वो बेहतर उस लड़ाई को लड़ पाएंगे खुद उस अपनी मस्जिद की? ये भी एक सवाल है जो सोचना चाहिए, जो रामपुर की आवाम को सोचना ही नहीं चाहिए। हम सभी कैंडिडेट से कड़वे सवाल पूछने चाहिए। ये भी एक मैं पैरामीटर तय करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपका साहिल साहब, ऋतु जी ने भी आप मेरे से बोलने से पहले ही तारीफ़ कर दी आपकी। जितने कड़वे से कड़वे सवाल हैं आप पूछे, उसी से जनता को पता लगेगा कौन आदमी क्या है, कौन आदमी कितना लायक है या नालायक है। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। पराचा साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश हो सकती है, महमूद पराचा का रामपुर के चुनाव में उतरना।
साजिश तो है बीजेपी की रामपुर के चुनाव में, 100% साजिश है, लेकिन महमूद पराचा के उतरने से साजिश में बहुत बड़ा अड़ंगा लग गया है। अब इतनी आसानी से ना जीत पाओगे अमित शाह जी, गारंटी देता हूँ, और ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। अब ना जीत पाओगे इतनी आसानी से, मैं हूँ, याद रखना अमित शाह जी, मैं हूँ, याद रखना। सामने महमूद की गारंटी। ठीक है। अब देख लीजिए, 56 इंच की छाती तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ संविधान चलेगा। ठीक है। झूठी बात तो मैं करता नहीं हूँ, 56 इंच की छाती और 2 करोड़ नौकरियाँ और वैसी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ ना। सर वोटिंग में 15 लाख रुपए भी, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी भी बचा रहे हैं वो, हाथरस की बेटी, मुझे याद आ गया, ये जो रामपुर का बेटा मारा है ना, उसका केस मैंने डाल रखा है। सारा प्रशासन सुन ले ध्यान से, 8 तारीख को हियरिंग आ रही है। ये जो रामपुर का बच्चा मारा है ना, और उसमें तब मारा है कि PIL पेंडिंग थी, जो हाथरस की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, उसमें कोर्ट से डायरेक्शन हम लोगों ने कराई थी कि अंत्येष्टि होगी तो परिवार वालों की मर्जी से और उनके सहयोग से और उनके हिसाब से होंगी, उनकी इज्जत के साथ अंत्येष्टि होगी। रामपुर में दोबारा वही काम किया, पहले गोली मारी, उसके बाद खुद लाश जला दी। 8 तारीख आ रही है, इलाज होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ऐसा इलाज होगा, नौकरी करने लायक नहीं बचेगा जो संविधान तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा। क्या रणनीति सर, क्या रणनीति रहेगी आपकी रामपुर में चुनाव लड़ने की रणनीति? क्या रहेगी? इतनी जल्दी आए आप और एकदम कैसे रणनीति बना पाएंगे? कैसे रणनीति तो मैंने बता दी ना, प्रशासन, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से, प्रशासन एकदम अटेंशन होके, संविधान, इलेक्शन कमीशन, सारे ऑफिसर्स संविधान और कानून के हिसाब से काम करें, संविधान और कानून तोड़कर अपराध ना करें, यही मेरा स्ट्रैटेजी है। उसके बाद जनता खुद जानती है कौन इस सीट के लिए अहल है, कौन नाअहल है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल मैं नहीं होने दूंगा अगर मैं जिंदा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।